तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेमोरी टोका के सभी क्लासमेट्स जंगल में मॉन्स्टर्स का शिकार करके लेवल अप कर रहे थे। इनमें क्लास का टॉपर भी शामिल था, जो अब लेवल 18 तक पहुंच चुका था, यानी अपने हीरो मेमोरी टोका से भी कई गुना आगे। वहीं दूसरी तरफ हम कोप्तो नाम की एक डरी हुई लड़की को देखते हैं। तभी असगी उसके पास आकर कहती है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स जंगल में प्रैक्टिस करके लेवल अप कर रहे हैं, लेकिन शायद ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं क्लास बी की हूँ और तुम्हारे जैसी डी क्लास की लड़की इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, इसलिए तुम्हें हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लेना चाहिए। इतना कहकर वह अपने साथियों को बुलाती है, जिन्होंने एक छोटे मॉन्स्टर को पकड़कर रखा हुआ था। असगी को पता चल चुका था कि कोप्तो ने अभी तक गॉडेस का दिया हुआ टास्क पूरा नहीं किया है, इसलिए वह उसे उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कहती है, ताकि गॉडेस उसे मेमोरी टोका जैसी खतरनाक जगह पर न भेजे। ये सुनकर कोप्तो पहले हिचकिचाती है, लेकिन मजबूर होने पर वह उस मॉन्स्टर को मार देती है। इसके बाद वह असगी के ग्रुप की मेंबर बन जाती है, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह मेमोरी टोका का नाम लेकर रोने लगती है, क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली थी। उसे याद आता है कि कैसे मेमोरी टोका ने एक बार एक घायल बिल्ली की जान बचाई थी। इसके बाद सीन अयाका सोगो की तरफ जाता है। जब वह उठती है तो उसके पेट में काफी तेज दर्द हो रहा था। तभी उसे याद आता है कि एपिसोड 1 में गॉडेस ने उसे जोरदार मुक्का मारा था, इसलिए वह सीधे गॉडेस से बात करने चली जाती है। वह गॉडेस मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है कि उसे सच में मेमोरी टोका के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ये रिचुअल उनके किंगडम की पॉलिसी है और इसे बदला नहीं जा सकता। बातों बातों में पता चलता है कि अयाका सोगो पिछले 2-3 दिनों से सो रही थी। इस दौरान बाकी सभी क्लासमेट्स जंगल में मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल अप कर रहे थे। जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये सुनकर अयाका सोगो साफ कह देती है कि उसे गॉडेस का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस पर गॉडेस हंसते हुए कहती है कि ये उसकी ड्यूटी है। जो लोग वीक हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई करना ही उसका काम है। तब अयाका सोगो कहती है कि एक एस क्लास हीरो होने के नाते वह अपनी ड्यूटी निभाएगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स टेस्ट पास नहीं कर पाए, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनका एक्स्ट्रा काम वह खुद कर लेगी। ये सुनकर गॉडेस मान जाती है और दोनों हैंडशेक करके अपनी डील पक्की कर लेते हैं। लेकिन हैंडशेक के दौरान अयाका सोगो को कुछ अजीब महसूस होता है। रूम से बाहर निकलने के बाद वह कहती है कि गॉडेस के हाथ बहुत ज्यादा ठंडे थे। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में एक लड़की भाग रही थी, क्योंकि होली वॉचर्स उसका पीछा कर रहे थे। भागते समय उससे कुछ टहनियां टूट जाती हैं और उन्हीं निशानों को देखकर होली वॉचर्स उसका पीछा करते रहते हैं। लेकिन उस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह बस लगातार भागती जा रही थी। आखिर ये लड़की कौन है, इसका पता हमें आगे चलकर लगेगा। इसके बाद हम होली वॉचर्स को देखते हैं, जो उस लड़की के बारे में काफी बुरी बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि उसे पकड़ने के बाद उसे टॉर्चर करेंगे और उसके साथ घिनौनी हरकतें करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मेमोरी टोका आखिरकार उस खतरनाक जगह से बाहर निकल चुका था। बाहर आते ही वह सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी एमपी पावर 59,000 तक पहुंच चुकी थी। साथ ही उसके पैरालाइज, पॉइजन और स्लीप स्पेल्स भी लेवल 3 तक पहुंच चुके थे। यानी अब वह अपने स्पेल्स के छोटे से छोटे हिस्से को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद वह मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि अपनी नई पावर को आजमा सके। तभी उसे झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां जाकर देखता है, तो कुछ बड़े स्लाइम्स एक छोटे स्लाइम को बुली कर रहे थे। पहले तो वह छोटा स्लाइम सब कुछ सहन करता रहता है,
लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो वह उन सभी बड़े स्लाइम्स को नीचे गिरा देता है। ये देखकर मेमोरी टॉका बीच में आता है और उन सभी बड़े स्लाइम्स पर पॉइजन स्पेल इस्तेमाल कर देता है। इसके बाद वह स्पेल सेटिंग्स में जाकर पॉइजन और पैरालाइज स्पेल को डिसमिस भी कर देता है। अब वह अपने स्पेल्स को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख चुका था। ये देखकर बाकी सारे बड़े स्लाइम्स डरकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वह छोटा स्लाइम अभी भी मेमोरी टॉका से डरा हुआ था। तब मेमोरी टॉका उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर उस छोटे स्लाइम को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद मेमोरी टॉका आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वह छोटा स्लाइम अभी भी उसका पीछा करता रहता है। आखिर में मेमोरी टॉका को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। दूसरी तरफ वह लड़की बुरी तरह थककर एक जगह रुक जाती है, लेकिन उसे अभी भी होली वॉचर्स की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, यानी वे लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। उधर मेमोरी टॉका एक जगह बैठकर फोरबिडन आर्ट्स वाली बुक पढ़ने लगता है। उस बुक में स्लाइम्स को एनहांस करने के तरीके भी लिखे हुए थे। इसके बाद वह छोटे स्लाइम से कहता है कि वह बदला लेने के लिए निकला है। अगर तुम्हें डर लग रहा है और तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। लेकिन वह स्लाइम लाल रंग का हो जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह मेमोरी टॉका के साथ ही रहना चाहता है। ये देखकर मेमोरी टॉका हल्का सा मुस्कुराता है और उसका नाम पिगीमरू रख देता है। फिर वह अपने मन में कहता है कि वह इस बुक के सारे मैजिक का इस्तेमाल करके उस गॉडेस को खत्म करके रहेगा। दूसरी तरफ वह लड़की अभी भी होली वॉचर्स से भाग रही थी, लेकिन अब वे उसके काफी करीब पहुंच चुके थे। इसलिए वह एक जगह रुकती है, अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उनसे लड़ने का फैसला करती है। तभी उसके हाथों, पैरों और माथे पर मेटल आर्मोर दिखाई देने लगता है और इसी आर्मोर के साथ वह होली वॉचर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उधर जंगल से गुजरते समय मेमोरी टॉका को होली वॉचर्स घेर लेते हैं। उनका इरादा उसे लूटने और मार डालने का था। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि वह लड़की अपने स्टैमिना के दम पर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी और उन्हें उसे भी पकड़ना है। इसके बाद वे फिर से उस लड़की के साथ गलत काम करने की बातें करने लगते हैं। ये सुनकर मेमोरी टॉका, जो अब तक डरने का नाटक कर रहा था, गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी वह आखिरी बार उनसे कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मत मारो। ये सुनकर बैंगनी बालों वाला एक आदमी हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल मेमोरी टॉका उसे एक झटके में पैरालाइज कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी यूनिक स्किल्स इंसानों पर भी काम करती हैं, बस गॉडेस पर ही उनका कोई असर नहीं होता। लेकिन एक बात मेमोरी टॉका की समझ में नहीं आती कि उसकी स्किल्स गॉडेस पर क्यों काम नहीं करती। वहीं अपने साथी का हाल देखकर बाकी होली वॉचर्स बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन मेमोरी टॉका उन पर जरा भी दया नहीं दिखाता और उन सभी पर पॉइजन स्पेल इस्तेमाल कर देता है। उनसे निपटने के बाद भी मेमोरी टॉका को किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है। दूसरी तरफ वो लड़की भी सोच रही थी कि अब उसे होली वॉचर्स की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही, लेकिन अब उसे किसी और की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट भी उससे डर रही थी। तभी उसे पीछे की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड से वहां वार कर देती है। लेकिन झाड़ियों में से पिगीमरू बाहर निकल आता है। उसी समय पीछे से मेमोरी टॉका उस लड़की पर पैरालाइज स्पेल इस्तेमाल कर देता है। इसके बाद मेमोरी टॉका कहता है, मैंने तुम्हारे अटैक करने के इंटेंशंस को सेंस कर लिया था, लेकिन उनमें कुछ और भी मिला हुआ था, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ।
ये सुनकर वो लड़की पैरालाइज होने के बावजूद सबसे पहले उन होली वॉचर्स के बारे में पूछती है। तब मिमोरी टोका अपने पैरालाइज स्पेल का असर थोड़ा कम कर देता है ताकि वह ठीक से बात कर सके। इसके बाद वह कहता है, माफ करना, लेकिन मैं स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करता। फिर भी मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। इस पर वो लड़की कहती है, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। क्या तुम उन चारों होली वॉचर्स से मिले थे? और अगर हाँ तो वे अब कहाँ हैं? इस पर मिमोरी टोका कहता है, हाँ, मैं उनसे मिला था और मैंने उन्हें खत्म कर दिया है। ये सुनकर वो लड़की काफी चौंक जाती है, क्योंकि वे चारों कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि किंगडम के होली वॉचर्स थे, और मिमोरी टोका ने उन सभी को अकेले ही खत्म कर दिया था। इसके बाद वो लड़की कहती है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी सेंसेस बता रही हैं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। इसलिए अब मैं तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तब मिमोरी टोका कहता है, मैं इतना जानता हूँ कि ये डार्क फॉरेस्ट उसी किंगडम में है जहाँ वो गॉडेस रहती है। इतना कहकर वह एंजेलिन से मिला हुआ एन्क्रिप्टेड पेपर उसे दिखाता है, लेकिन वो लड़की भी उस एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाती। फिर वह कहती है, मैं एक विच को जानती हूँ जो एंशिएंट लैंग्वेज पढ़ सकती है। उसे फॉरबिडन एंशिएंट लैंग्वेजेस का काफी नॉलेज है। लेकिन वह आगे बताती है, एक दिक्कत है, वह एक बहुत डेंजरस जगह पर रहती है। इस पर मिमोरी टोका कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे उसका पता बता दो। तब वो लड़की कहती है, वह विच लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स नाम की जगह पर रहती है। उस लड़की की ऑनेस्टी, बात करने का तरीका और उसकी सेंसेस को देखकर मिमोरी टोका को अपनी आंट की याद आ जाती है, जिसने उसे उसके स्टेप फादर से बचाया था। इसके बाद मिमोरी टोका उस लड़की से कहता है, मेरे स्पेल का असर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा, और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते उसे लगता है कि शायद वो लड़की उसका पीछा कर सकती है, इसलिए वह पिगीमरू को पीछे से नजर रखने के लिए कहता है। पिगीमरू भी एक सोल्जर की तरह सैल्यूट करता है और अपने काम में लग जाता है। तभी सीन कुछ लोगों की तरफ शिफ्ट होता है जो वांटेड लोगों के पोस्टर्स देख रहे थे। वहीं एक पोस्टर में एक एल्फ लड़की की तस्वीर भी दिखाई देती है, और वह एल्फ लड़की काफी हद तक उसी लड़की जैसी दिख रही थी जिससे मिमोरी टोका अभी मिला था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।